Hello, good morning. Myself Anjali Jain, Associate Professor MGPC. Now we will continue the previous lecture. My previous lecture. स्पासिटी मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें था पोजीशन एंड ऑर्थोटिक्स। पोजीशन में विद पिलो से पोजीशनिंग कर सकते हैं सुपाइन लाइन में। जब पेशेंट एक्यूट फेज में है तो पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैंने पहले भी बताया, टू प्रिवेंशन ऑफ द बेड सोर्स, टू प्रिवेंशन ऑफ द जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स जॉइंट के अंदर, एंड पोजीशनिंग ऑन ऑर्थोटिक्स। ठीक है, बाय ऑर्थोटिक्स में क्या करते हैं, जब स्पासिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ग्रेड 2 जो आपने एशवर्थ स्केल मैंने पहले भी पढ़ाया है, उसमें जब ग्रेड 3 ग्रेड में आ जाता है कि पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन है वो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस देने सकती है, तो हम ऑर्थोटिक्स यूज़ करते हैं। ऑर्थोटिक्स में मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिंट्स। उसमें करेक्टिव स्प्लिंट्स भी होती हैं और एक नॉर्मल स्प्लिंट्स भी होती हैं। अगर ज़्यादा स्पास्टिक नहीं है तो नॉर्मल स्प्लिंट से काम हो जाता है। करेक्टिव स्प्लिंट्स हम देते हैं, उसमें क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाया देन स्प्लिंट लगा दी, तो एक पोजीशन के अंदर पेशेंट उसमें रहेगा। जब नेक्स्ट आप एक्सरसाइज प्रोग्राम कराएंगे तो स्प्लिंट हटाएंगे और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज कर देंगे, फिर आप स्प्लिंट पहना देंगे। इस तरह से वो करेक्टिव स्प्लिंट्स होती है, वो हम यूज़ करते हैं स्पासिसिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये होती है रिफ्लेक्स इनिबिशन पोजीशन। क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्स बार बार जाता है ब्रेन से कि रिफ्लेक्स जाता है स्पासिसिटी का। जैसे अपर लिम्ब के क्या जाएगा, एल्बो का फ्लेक्शन जाएगा, एडक्शन ऑफ द आर्म, प्रोनेशन ऑफ द रिस्ट। और लोअर लिम्ब में क्या होगा, हेमिस्टिक साइड हो जाती है, स्पास्टिक हो जाती है, तो उसमें नी एक्सटेंशन में चला जाता है। जो टोज हैं वो डॉर्सल प्लांटर फ्लेक्शन में चले जाते हैं, और जो लेटर रोटेशन के अंदर लेग हो जाती है। तो इन सब सेकेंडरी इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोजीशनिंग देनी है, ताकि पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो और स्पासिसिटी की वजह से रेंज ऑफ मोशन उसका डिक्रीज ना हो। तो आगे रिहेबिलिटेशन के अंदर हमें आगे रिहेबिलिटेशन में आसानी हो जाती है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन को रोकने के लिए आप नाइट स्प्लिंट्स दे सकते हैं। ठीक है, लेटर रोटेशन को रोकने के लिए पिलो लगा सकते हैं। एडक्टर्स की स्ट्रेचिंग रोकने के लिए हम एडक्शन में पैर को रख देंगे और बीच के अंदर पिलो रख देंगे, दोनों लेग के बीच में हम पिलो प्लेस कर देंगे। इस तरह से ये मैनेजमेंट हम स्पासिसिटी का करते हैं। फिर है स्ट्रेचिंग एंड अदर एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रेचिंग, कंट्रोल सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग देते हैं इसके अंदर, क्योंकि स्पास्टिक मसल्स होती हैं तो कंट्रोल सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग देनी पड़ती है। वो एक्सरसाइजेज पेशेंट को जो टाइट मसल्स हैं उनके लिए देंगे, एगोनास्टिक जो टाइट हो जाते हैं उनको देंगे, और एंटागोनास्टिक को हम रिलैक्सेशन करेंगे। और अदर पैसिव एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ ROM एक्सरसाइजेज, मतलब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। कुछ मेडिकेशन अगर ज़्यादा स्पास्टिक हो गया तो बैक्लोफन वगैरह लगाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, एकदम स्पासिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हमें एक्सरसाइज करवाने के अंदर आसानी हो जाती है। लेकिन उस टाइम में ये बैक्लोफेन और डाइज़ेपाम वगैरह होती है, इनका जो बैक्लोफेन का जो इफेक्ट है ना, वो 2 to 3 मंथ्स तक ही रहता है। उसके अंदर आपने अगर रेंज ऑफ मोशन स्पासिसिटी को कंट्रोल कर लिया, पेशेंट को एक्टिव कर दिया, स्ट्रेंथनिंग कर दी, तो वो बेनिफिशियल होता है, इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है उस पेशेंट के अंदर। फिर है सेकेंडरी इन्फेक्शन। हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, रोकना चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस जो हो जाते हैं पेशेंट में, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी वेरी फर्स्ट डे से ही देनी है। जब पेशेंट ICU में हो, वार्ड में हो, या फिर डिपार्टमेंट में अपने आने लग जाए, घर चला जाए, तब भी हमें उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी हमें नहीं रोकनी। फर्स्ट टाइम हमें उसको पैसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी, क्लैपिंग, हैकिंग वगैरह, वाइब्रेशन देके चेस्ट के कंजेशन जो होता है चेस्ट का, उसको हटाना पड़ेगा। सेकेंडली हम क्या करते हैं कि जब वार्ड में आ जाता है तो हम एक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज उसको सिखा सकते हैं, तो सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। और अगर कफिंग ज़्यादा है उसके, तो पोस्चुरल ड्रेनेज भी हम उसको दे सकते हैं, ताकि उसका चेस्ट एयरवेज क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। और इंस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, क्या होता है, मसल्स थोड़ी सी स्पास्टिक होती है, तो इंस्पिरेशन, गहरा गहरा सांस लेना है एंड देन एक्सहेल करना है। ये उसको ट्रेनिंग देते हैं स्पायरोमीट्री से, और आप बैलून से, इनसे उसको ट्रेन कर सकते हैं। ये तो हो गया स्पासिसिटी का। अब फ्लैसिडिटी, जब लोअर मोटर न्यूरॉन अगर है इन्वॉल्वमेंट तो फ्लैसिड होगा। तो फ्लैसिडिटी के अंदर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड इट्स कंडीशन एंड क्लिनिकल फीचर्स।
तो पोजिशनिंग उसमें भी दे दें टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्चर्स। इसी तरह से पोजिशनिंग देंगे पेशेंट को सिटिंग में। ये सारे देखो पिलोज लगा रखे हैं इस तरह, ताकि पेशेंट का एलिवेटेड रहे, एडिमा नहीं आए, और एक्सटेंडेड है, एल्बो एक्सटेंडेड है, इधर भी देखो एल्बो एक्सटेंडेड है। इस तरह से पिलो से उसको सपोर्ट करके पोजिशनिंग देते हैं। मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग फ्लैसिड स्टेज, मोबिलाइजेशन, पैसिव एक्सरसाइजेज एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर क्या था, क्विक स्ट्रेचिंग और आइसिंग। आइसिंग भी अप्लाई करते हैं फ्लैसिड के लिए ताकि टोन इंक्रीज हो, और पैसिव मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज फॉर इंक्रीजिंग द टोन ऑफ द मसल्स। वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ करवाएंगे उसे, जैसे सिटिंग के अंदर उसको बिठा दिया और अपने ही ऑन बॉडी का वेट उस पर डाला, सिटिंग के अंदर बिठा दिया और अपने ही हैंड्स का वेट उसके ऊपर बॉडी से शिफ्ट किया। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, सिटिंग ऑन एल्बो साइड एक्सेट्रा कैन हेल्प गेन टोन फास्टर। जब एक्स्ट्रा अपना खुद का बॉडी का वेट उसके ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे वेट बेयरिंग देंगे तो मसल्स का टोन इंक्रीज होगा। चेस्ट फिजियोथेरेपी में इंस्पिरेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पोस्चुरल ड्रेनेज, नेबुलाइजेशन और सेगमेंटल ब्रीदिंग, ये चेस्ट को क्लीन करने के लिए यह फिजियोथेरेपी हम अप्लाई करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी। पेशेंट एंड पेरेंटल काउंसलिंग, ब्लैडर एंड बाउल ट्रेनिंग और अदर एक्सरसाइजेज जैसे कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्केपुलर मूवमेंट, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज और पीएनएफ ट्रेनिंग। पीएनएफ टेक्निक का इसके अंदर बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। जो वैल्यू एडेड कोर्स में भी मैंने करवाया था, पीएनएफ ट्रेनिंग टेक्निक्स बताई थी, वो सारी टेक्निक्स इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। एफेजिया ट्रीटमेंट, एफेजिया ट्रीटमेंट में इसमें क्या होता है, स्पीच लॉस हो जाता है या स्पीच पेशेंट का जब ब्रोकाज एरिया अपना हो जाता है तो उसके अंदर एफेजिया हो जाता है। तो ग्रुप स्पीच थेरेपी, ओरल रीडिंग, कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग, मेडिकेशन एंड कन्वर्सेशनल कोचिंग आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और स्पीच थेरेपिस्ट को भी आप एक तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, नेचुरल रिकवरी, धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट रिकवर होता जाता है नेचुरली वो डिप्रेशन से बाहर आने लगता है। उसको प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का भी पॉजिटिव एटीट्यूड होने लगता है जैसे जैसे पेशेंट रिकवर होता है। मेडिकेशन और मोटिवेशन एंड मेडिटेशन आप उसको शुरू कर देंगे। जो न्यू रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशंस हैं, जो ट्रेडमिल ट्रेनिंग्स, पैडलिंग, बायोफीडबैक्स और रोबोटिक असिस्टेड थेरेपिक एक्सरसाइजेज, ये चीज़ें आप रोबोटिक असिस्टेड थेरेपिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि पेशेंट इसके अंदर असिस्टेंस की बहुत कम ज़रूरत होती है। आपने मशीन पे बिठाया, वो पैसिव मूवमेंट उसके अंदर अपने आप होने लगते हैं। और होम बेस्ड एक्सरसाइज, उसके बाद ये तो सारी आपकी हो गई कि डिपार्टमेंट में कर रही हो। जैसे जैसे पेशेंट की पावर 3-4 आने लगती है तो आपको उसको होम बेस्ड एक्सरसाइज, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से तो उसमें आप गेट ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज के अंदर घर के ऊपर या घर में ही आप से जो इक्विपमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस तरह से आप कोई भी रिपीटेड मूवमेंट होगा एक टाइम में तो उसको कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, जैसे 2 ग्लास ले लिया, 2 ग्लास में आपने पानी भर लिया, 1 ग्लास में से इस तरह से डाला, दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन, कि आपने टाइम बाउंस कर दिया कि 1 2 3 4, ये कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होती है। बैलेंसिंग ट्रेनिंग और वेट बेयरिंग ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग आप करवा के ये सारी एक्सरसाइजेज, जनरल एक्सरसाइज जो पेशेंट को हम बता के और घर होम बेस्ड एक्सरसाइज उसको सिखाते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस के क्या होते हैं, मेनली अगर ये सब कुछ नहीं करवाएंगे, पेशेंट बेड पे ही रहेगा लॉन्ग टाइम, तो डीवीटी हो सकता है। डीवीटी में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि अपने काफ में हो जाता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें थ्रोम्बस बन जाने के बाद पेनफुल कंडीशन हो जाती है, और अगर थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाए तो एमआई हो जाएगा, सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, हाइड्रोसेफेलस, सीजर्स आने लगेंगे उसकी वजह से, और ये सारे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, निमोनिया, कॉन्ट्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में इंक्रीज होते जाएंगे अगर से हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसके प्रिवेंशन के लिए
कि आपका स्ट्रोक क्यों हुआ, वो मेनली क्यों हुआ, हाई ब्लड प्रेशर ही एक मेन उसके अंदर कॉज रहता है। तो कीप योर ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स लेनी है, डाइट आपको सॉल्ट उसमें कम करना है, और लोअर योर कोलेस्ट्रॉल, ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलर, अवॉइड स्ट्रेस, मैनेज योर डायबिटीज़, स्टॉप स्मोकिंग, प्रॉपर स्लीपिंग एंड मेंटेन बॉडी वेट। ये सारे प्रिवेंशन पेशेंट को सब बताने हैं कि इस तरह से आपको इन चीज़ों का प्रिवेंशन करना है। थैंक यू।